Hello friends, welcome to this video on security. This is chapter 7 in contemporary world politics, security in the contemporary world. So I am not uh, wasting my time and straightforwardly coming to the topic. What is security? See, when we talk about security, it implies freedom from threats. Human existence and the life of a country are full of threats. हमारी जो लाइफ है ह्यूमंस की और कंट्री की वो हमेशा बहुत सारी थ्रेट से भरी पड़ी है ना. बट डज दैट मीन दैट एवरी सिंगल थ्रेट काउंट्स एज ए सिक्योरिटी थ्रेट? लेकिन क्या हम कह सकते हैं हर एक थ्रेट जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट हो सकती है? अगर हम अपनी लाइफ का आप इमेजिन करें तो बहुत सारी थ्रेट्स हैं हमारी लाइफ में. घर से निकलेंगे तो कोई मंकी अटैक कर देगा या डॉग अटैक कर देगा, कहीं ऊपर से कुछ गिर जाएगा, ठीक है, आप स्लिप होके गिर जाएंगे, जिस व्हीकल में आप ट्रैवल कर रहे हैं उसका एक्सीडेंट हो सकता है. देयर आर सो मेनी थ्रेट्स. तो क्या हम हर एक थ्रेट को एक सिक्योरिटी थ्रेट मान सकते हैं? एवरी टाइम अ पर्सन स्टेप आउट ऑफ हिज हर हाउस देयर इज सम डिग्री ऑफ थ्रेट इन्वॉल्व. हमारे वर्ल्ड में भी इसी तरह की सिचुएशन है. बट दोज हु स्टडी सिक्योरिटी देयरफॉर, इसलिए वो क्या कहते हैं, जनरली से दैट ओनली दोज थिंग्स दैट थ्रेटन आर कोर वैल्यू शुड बी रिगार्डेड एज बीइंग थ्रेट्स. हम कह सकते हैं जो सिक्योरिटी को स्टडी करते हैं वो कहते हैं कि जब आपकी कोर वैल्यूज थ्रेटन होती हैं तब हम कह सकते हैं कि वो एक सिक्योरिटी थ्रेट है. बट अब ये भी एक वेग आइडिया है. हुज कोर वैल्यूज, किसकी कोर वैल्यू की आप बात कर रहे हो? द कोर वैल्यू ऑफ द कंट्री और एज अ होल, द कोर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, men, women at the street, or do governments on behalf of citizen always have the same notion of core values as the ordinary citizen? अब जरूरी नहीं है कि जो एक ऑर्डिनरी आदमी का कोर वैल्यू का एक नोशन होगा वही एक कंट्री का भी होगा. तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू. Furthermore, when we speak of the threats to core values, how intense should the threat be? अब वो जो कोर वैल्यू की हम बात कर रहे हैं वो कितनी इंटेंस है ये भी एक फैक्टर है. देर आर बिग एंड स्मॉल थ्रेट्स टू वर्चुअली एवरी वैल्यू वी होल्ड टू यार. ठीक है ना, छोटी बड़ी थ्रेट्स हैं ही हैं. जो भी जिस भी वैल्यू को हम डेयर मानते हैं, पहले तो उसी में भी एक यूनानिमिटी नहीं है कि कौन सी वैल्यू डियर है आपको. आपको कुछ और वैल्यू डियर हो सकती है, किसी और को कोई और फिर छोटी बड़ी थ्रेट्स बहुत सारी हैं उनके लिए. कैन ऑल दोज थ्रेट्स बी ब्रॉट इनटू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ सिक्योरिटी? Every time another country does something or fails to do something, this may damage the core value of a country. अगर हम कंट्री की बात करें, हर एक बार जब कोई एक कंट्री कुछ करती है या कुछ नहीं करती है तो दूसरी कंट्री की सिक्योरिटी थ्रेट हो जाती है. जैसे कि हम रोड बना रहे हैं अगर बॉर्डर पे, तो चाइना को लगता है एक सिक्योरिटी थ्रेट है. ठीक है. Every time a person is robbed in the street, the security of ordinary people as they live their daily life is harmed. Yet we would be paralyzed if we took such an intense extensive view of security. है ना, हर एक बार जब भी क्राइम होता है रोड पे तो ह्यूमन सिक्योरिटी थ्रेट पे होती है. पर अगर हम इतना एक्सटेंसिव व्यू सिक्योरिटी का लेंगे तो एक पैरालिटिकल सिचुएशन होगी. और क्योंकि वर्ल्ड इज ऑल ओवर फुल ऑफ डेंजर्स, सो वी आर ब्रॉट टू अ कंक्लूजन. इस डिस्कशन के बेसिस पर हम एक कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि सिक्योरिटी रिलेट्स ओनली टू द एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स. सिक्योरिटी उन सिचुएशंस में हम मानेंगे कि रिस्क है जहां पर एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स हैं, एंड दैट थ्रेट्स कुड सो इन डेंजर आर कोर वैल्यूज दैट दोज वैल्यूज वुड बी डैमेज बियॉन्ड रिपेयर. मतलब और वो कोर वैल्यूज हमारी इतनी बुरी तरह से डैमेज हो जाती हैं कि अब उनकी रिपेयर नहीं की जा सकती. तब हम उसको कह सकते हैं कि एक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है. इफ वी डू नॉट डू समथिंग टू डील विद सच अ सिचुएशन, अगर हम उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ नहीं करते हैं तो क्या बोलेंगे हम? एक्सट्रीमली डेंजरस थ्रेट्स. और हमारी जो इंडेंजर हमारी कोर वैल्यूज को इस तरह से इंडेंजर करती हैं कि दे आर डैमेज्ड बियॉन्ड रिपेयर. अगर हम कुछ सोल्यूशन उसका कुछ उसके डील करने के लिए कोई सोल्यूशन नहीं निकालते. सो दिस इज व्हाट वी कैन से इज द सिक्योरिटी थ्रेट्स. अब क्या
इस बात को, इस कंक्लूजन पे पहुंचने के बाद भी जो सिक्योरिटी है ना, ये फिर भी अभी भी एक स्लिपरी आइडिया है, क्योंकि अभी भी हम कंक्रीट फॉर्म में सिक्योरिटी को डिफाइन नहीं कर पाए. फॉर इंस्टेंस, having societies always had the same conception of security, it would be surprising if they did, because so many things have changed in the world around us. Again, it would be amazing if 650 crore people organized in or around 200 countries have the same conception of security. हम सब लोगों का कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी और कंट्रीज का कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी सेम नहीं हो सकता. रीजन, लगभग 650 करोड़ पीपल है दुनिया में, जो 200 से ज़्यादा कंट्रीज में ऑर्गेनाइज्ड है, तो उन सब का सिक्योरिटी थ्रेट एक नहीं हो सकता. ठीक है, तो वो कंसेप्शन जो है वो सबका अलग अलग है. सो लेट अस बिगिन बाय पुटिंग द वेरियस नोशन ऑफ सिक्योरिटी अंडर टू ग्रुप्स. तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन कर सकते हैं जो थ्रेट्स की, कि उनको हम डिफाइन करने, सिक्योरिटी डिफाइन करने के लिए, इनटू टू हेड्स. दीज आर ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी. राइट. सो कमिंग बैक टू सिक्योरिटी थ्रेट्स, ट्रेडिशनल नोशंस. अगर हम पहले हेड की बात करें कि ट्रेडिशनल नोशन में सिक्योरिटी थ्रेट्स क्या हैं, और इनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल. राइट. सो ट्रेडिशनल नोशन, एक्सटर्नल. अब एक्सटर्नल थ्रेट्स मोस्टली कब आते हैं? द ग्रेटेस्ट डेंजर ऑफ कंट्रीज फ्रॉम मिलिट्री थ्रेट. जब हमारे सिक्योरिटी को किसी कंट्री से बाहर से मिलिट्री थ्रेट से कोई है ना डेंजर होता है, तो हम उसको कह सकते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी. ठीक है. So, in the traditional conception of security, the greatest danger of a country is from military threats. The source of the danger is another country which, by threatening military action, endanger the core values of sovereignty, independence and territorial integrity. इसमें होता क्या है कि मिलिट्री एक्शन से डर बना होता है हमें कि कोई कंट्री बाहर से हम पर अटैक कर देगी और हमारी सोवरेनिटी, इंटेग्रिटी को हम नुकसान पहुंचाएगी. मिलिट्री एक्शन ऑल्सो इंडेंजर्स द लाइफ ऑफ द ऑर्डिनरी सिटीजन ऑल्सो, है ना. ऐसा नहीं है कि मिलिट्री एक्शन जब होते हैं कि सिर्फ जो है वो सोल्जर्स ही इसमें मारे जाते हैं, बल्कि सिविलियंस भी बहुत ज़्यादा मरते हैं, मेन, वेमेन, चिल्ड्रन, बड़ा नुकसान होता है. तो ऐसी सिचुएशन को, इस तरह के थ्रेट को रिस्पॉन्ड करने में गवर्नमेंट के पास 3 चॉइसेस होती हैं मेन. पहली, टू सरेंडर. ठीक है, सरेंडर ही कर दें. सेकेंड, प्रिवेंट द अदर साइड फ्रॉम अटैकिंग बाय प्रॉमिसिंग टू रेज द कॉस्ट ऑफ वॉर. अगर वो वॉर की कॉस्ट को इतना बढ़ा दें कि जो अटैक करने वाली कंट्री है वो सोचे एक बार दोबारा से, है ना, कि इतना खर्चा हो जाएगा मेरा. राइट. एंड फाइनली, अगर ये दोनों काम नहीं करते, थर्ड इज टू डिफेंड इटसेल्फ व्हेन वॉर एक्चुअली टेक्स प्लेस. अगर वॉर फिर हो ही गई है तो फिर अपने आप को डिफेंड करने के अलावा और कोई चारा नहीं है कंट्री के पास. ठीक है. एंड और जो अटैकिंग कंट्री है उसके ऑब्जेक्टिव को फुलफिल ना होने देना विल बी द टारगेट ऑफ द कंट्री. गवर्नमेंट में चूज टू सरेंडर व्हेन एक्चुअली कन्फ्रंटेड बाय वॉर. ऐसा हो सकता है गवर्नमेंट्स सरेंडर भी कर दे, लेकिन वो क्या है, वो कभी भी एडवर्टाइज नहीं करेंगे कि उनकी ये पॉलिसी है कि अगर उन पर अटैक हो जाएगा तो वो सरेंडर करेंगे. इसलिए सिक्योरिटी पॉलिसी इज कंसर्न विद प्रिवेंटिंग वॉर. तो सिक्योरिटी पॉलिसी किस चीज से डील करती है? प्रिवेंटिंग वॉर से, कि वॉर को प्रिवेंट किया जा सके. और जब हम वॉर को प्रिवेंट किया करने की बात करते हैं, तो दिस पॉलिसी ऑफ अ गवर्नमेंट और अ स्टेट इज कॉल्ड डिटरेंस. और व्हेन लिमिटिंग और एंडिंग वॉर की बात आती है, अगर हम वॉर को एंड करने की या लिमिट करने की बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड डिफेंस. ठीक है, एक बार फिर से बात करते हैं. अगर वॉर को प्रिवेंट करने की बात आती है, मतलब हम ये बात करते हैं कि दूसरी कंट्री हिम्मत ही नहीं कर रही वो अटैक करने की, तो वो दैट इज डेटरेंस. अब जैसे एग्जांपल मैं आपको देता हूँ इंडिया एंड पाकिस्तान का, कि दोनों कंट्रीज के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं. ठीक है. तो दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन होने से दोनों के मन में ये डर बना हुआ है कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया, इंडिया न्यूक्लियर वेपन से जवाब देगा, और अगर इंडिया ने हमला किया तो पाकिस्तान भी न्यूक्लियर वेपन से ही जवाब देगा. तो इस वजह से ये जो डर बना हुआ है, दैट हैज क्रिएटेड डेटरेंस. और उस डेटरेंस की वजह से क्या है, एक्चुअल वॉर दोनों कंट्रीज में कभी नहीं होती. तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेटरेंस. एंड ऑन द अदर हैंड, लिमिटिंग ऑफ एंडिंग वॉर और एंडिंग वॉर क्या है? डिफेंस. कि आपके पास आपका डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि आप जो है वॉर को, अपनी कंट्री को, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है वॉर की, तो आप उसको डिफेंड
कर सकते हो। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हैज़ अ थर्ड कंपोनेंट, इसका एक थर्ड कंपोनेंट भी है जिसको हम बैलेंस ऑफ पावर कहते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पावर का मतलब इसी में भी यही एग्जांपल आएगा इंडिया पाकिस्तान का कि अब दोनों में बैलेंस है। हमने 98 आई थिंक में जब पोखरन में न्यूक्लियर टेस्ट किया था तो विद इन अ वीक पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। दैट इज व्हाट, दैट इज फॉर क्रिएटिंग बैलेंस ऑफ पावर। व्हेन कंट्रीज look around them, they see that some countries are bigger and stronger. This is the clue to who might be a threat in future. उनको लगता है कि कभी कंट्री को ऐसा लगता है कि दूसरी कंट्री फ्यूचर में उनके लिए थ्रेट हो सकती है, तो वो उसके बराबर पावर एक्वायर करने की कोशिश करते हैं। कोल्ड वॉर के दौरान भी ऐसा ही हुआ। अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में एक आर्म्स रेस चली, है ना, और पाइलिंग अप ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हुआ। दैट इज व्हाट, दैट इज बैलेंस ऑफ पावर। For instance, a neighboring country may not say it is preparing for attack. There may be no obvious reasons for attack, but the fact that this country is very powerful is a sign that at some point of time in future it may choose to be aggressive. है ना, हो सकता है दो नेबरिंग कंट्रीज हैं, उनके बीच में कोई ऐसा डिसएग्रीमेंट, कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, लेकिन क्योंकि एक कंट्री ज़्यादा पावरफुल है तो जो वीक कंट्री है उसके मन में ये थ्रेट बना रहेगा कि at some point of time in future this country may be aggressive, right? Governments are therefore very sensitive to the balance of power between the countries and other countries also. They do work hard to maintain a favorable balance of power within with other countries. तो इसलिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है एक फेवरेबल बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए। और फिर इसमें ग्रुपिज्म भी आ जाता है जो हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। हम अलाइज बनाना शुरू कर देते हैं टू मेंटेन बैलेंस ऑफ पावर। A good part of maintaining a balance of power is to build one's military power. तो अच्छा बैलेंस ऑफ पावर बनाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या होता है कंट्री के पास, कि वो अच्छा मिलिट्री पावर अपने आप को बना ले। हम इतना पैसा खर्चते हैं, हम राफेल खरीद रहे हैं, ठीक है, हम न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें इसीलिए हैं सो दैट वी कैन हैव अ गुड बैलेंस ऑफ पावर। फोर्थ एंड द रिलेटेड कंपोनेंट ऑफ ट्रेडिशनल सिक्योरिटी इज अलायंस बिल्डिंग। एक अलायंस बिल्डिंग भी है, जैसे मैंने आपको कहा। An alliance is a coalition of states that coordinate their actions to deter or defend against military attacks. क्या है एक alliance? क्या है? coalition है states का, वो आपस में coordinate करते हैं अपने actions को so that they can deter or defend against military attacks. उनके ऊपर अगर कोई military attack हो जाता है तो वो defend कर सकें मिलजुल के, और या फिर दूसरी अपोनेंट अलाइज को या कंट्री को डेटर कर सकें, उसको डरा के रख सकें कि वो अटैक करने की हिम्मत ना करें। Most alliances are formalized in written treaties. ज़्यादातर जो ये अलायंस होते हैं ये फॉर्मल ट्रीटीज़ के फॉर्म में बनते हैं, जैसे कि कोल्ड वॉर में हमने वर्सो पैक्ट के बारे में पढ़ा था, नाटो के बारे में पढ़ा था, सीएटो एंड सेंटो के बारे में पढ़ा था। ये सारी जो ट्रीटीज़ थी ये अलायंस बिल्डिंग ही थी, ठीक है। कंट्रीज फॉर्म अलायंस टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव पावर रिलेटिव टू अनदर कंट्री और अलायंस। अपनी पावर को कंट्रीज बढ़ाने के लिए ट्रीटी साइन करती है। हमने भी 72 में रशिया के ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन की थी, ठीक है, बैलेंस करने के लिए, क्योंकि 71 की वॉर में पाकिस्तान वाज सपोर्टेड एंड बैक्ड बाय द यूएस। कंट्रीज फॉर्म अलायंस टू इंक्रीज देयर इफेक्टिव पावर। अलायंसेज आर बेस्ड ऑन नेशनल इंटरेस्ट एंड कैन चेंज व्हेन नेशनल इंटरेस्ट चेंज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अलायंस जो हम ये बात कर रहे हैं ना, ये अलायंस जो है नेशनल इंटरेस्ट के साथ जुड़े होते हैं। जिस तरह से हमारे नेशनल इंटरेस्ट बदलते हैं उसी तरह से हमारे अलायंस भी बदल सकते हैं। इसका बड़ा एक सुंदर एग्जांपल आपकी बुक में दिया है। यूएस बैक्ड द इस्लामिक मिलिटेंट्स इन अफगानिस्तान अगेंस्ट सोवियत यूनियन इन 1980s। 80s में जब रशिया ने इंट्रूड करना शुरू किया अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के जो लोग थे, इस्लामिक मिलिटेंट्स थे, उनको अमेरिका ने खूब फंड किया, काफ़ी पैसा दिया, उनको सपोर्ट किया हर तरह से। बट बाद में दिस इस्लामिक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन अल-कायदा, इट टर्न्ड अगेंस्ट अमेरिका ओनली। जो 9/11 का अटैक हुआ उसमें ये जो अल-कायदा ऑर्गेनाइजेशन थी, इसी के लोग जो थे वो इन्वॉल्व थे, और अल्टीमेटली फिर अमेरिका started hunting these people who were actually against this 9/11 अटैक, और तालिबान रजीम को ख़त्म करने में उन्होंने एयर स्ट्राइक्स वगैरह भी की अफगानिस्तान में, राइट। सो
In traditional view of security, then the most threats to the country's security come from outside its border. तो हम ये conclude कर सकते हैं कि जब हम traditional सिक्योरिटी की बात करते हैं तो एक्सटर्नल की बात करते हैं तो ज़्यादातर थ्रेट जो किसी कंट्री को आती हैं वो आउटसाइड द बॉर्डर्स, बॉर्डर से बाहर से ही आती हैं जब दूसरी कंट्री उनके ऊपर अटैक करती है. एंड in that is because the international system is rather a brutal arena in which there is no central authority. दुख की बात यह है कि इसलिए क्योंकि हमारे पास कोई वर्ल्ड में सेंट्रल अथॉरिटी नहीं है जो कि कंट्रीज़ के बिहेवियर को कंट्रोल कर पाए, है ना. और ये जो थ्रेट ऑफ वायलेंस है ये इज़ रेगुलेटेड बाय एन एक्नॉलेज सेंट्रल अथॉरिटी, द गवर्नमेंट. कोई ऐसी अगर सेंट्रल अथॉरिटी होती ना वर्ल्ड में जिसको हम गवर्नमेंट बोल सकते हैं या वर्ल्ड गवर्नमेंट बोल सकते हैं तो शायद इसको कंट्रोल किया जा सकता था. अदरवाइज ऐसा पॉसिबल नहीं है. हालांकि हमको बड़ा अच्छा लगेगा ये कहते हुए कि यूनाइटेड नेशन तो है, लेकिन यूनाइटेड नेशन उतना इफेक्टिव नहीं है कि वो जो स्टेट्स हैं उनके बिहेवियर को, उनके एक्शंस को कंट्रोल कर पाए. द यूएन इज अ क्रिएचर ऑफ इट्स मेंबर एंड हैज़ अथॉरिटी ओनली टू द एक्सटेंट दैट द मेंबर्स अलाउ इट टू हैव अथॉरिटी एंड ओबेज इट. तो ये उस यूएन के पास उतनी अथॉरिटी है जितनी इसके मेंबर्स इसको अलाउ करते हैं कि आपके पास इतनी अथॉरिटी, और उसको ओबे करने के लिए अगर वो मर्जी से तैयार है. सो इन द वर्ल्ड पॉलिटिक्स ईच कंट्री हैज़ टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन सिक्योरिटी. अगर हम वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें तो हम ये कह सकते हैं टू कंक्लूड कि हर एक कंट्री वर्ल्ड में अपनी सिक्योरिटी के लिए खुद ही जिम्मेवार है और खुद ही रिस्पॉन्सिबल है. तो इस वीडियो में इतनी बात करेंगे. अगले वीडियो में बात करेंगे हम अगले टॉपिक पे जो है ट्रेडिशनल नोशन इंटरनल. आई होप आपको समझ आया होगा. टेक केयर एंड गॉड ब्लेस.